नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 शुरू करने वाले हैं। और पेपर 1 में आपके जो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो रहेगी थी, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें आप देख सकते हैं 10 आपकी यूनिट हैं। पेपर 1 में 10 यूनिट हैं जो आपका पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर 100 नंबर के आपका ये पहला पेपर होता है। 100 नंबर का पहला पेपर होता है और इसका आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें आपका अगर मैं बात करूं तो इस पेपर में आपकी 10 यूनिट दी गई है, जो कि मैंने आपको कल सिलेबस को इसका एक वीडियो सिलेबस की बनाई थी, ठीक है। उसमें आपको बता रखा है कि कौन से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेकर जाएंगे। 10 की 10 यूनिट इसमें आपको कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है जी। और एग्जाम से पहले ही आपकी ये करा दी जाएगी। जो आपका जून 2025 वाला जो एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, ठीक है, उसको आपका उससे पहले ही आपका ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट करा दिया जाएगा जी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पेपर भी आपका स्टार्ट करूंगा मैं इसमें, हिस्ट्री का, ठीक है, बहुत जल्दी ही। तो इसमें जो है आपका इस पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 100 नंबर के जो है आपका ये पेपर होता है, ठीक है, फर्स्ट पेपर। और अगर मैं बात करूं इसमें ये जो है 10 यूनिट होती है, ठीक है। इसमें 10 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन होंगे और कुल टोटल इस तरह से आपके 10 यूनिट से यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है, फर्स्ट पेपर में, तो इसमें आप लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन से ही कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा जो है आपका, ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें कि इसको आपका आसानी से नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करोगे तो इसमें आपके आसानी से 40 के आसपास नंबर आ जाएंगे। और 40 के यानी कि कुल मिलाकर 40 दूनी 80, ठीक है। तो 80 नंबर के आसपास जो है इसमें आपके बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है, मैं आपका जो इस यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा, मैं कराऊंगा आपको हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का कराऊंगा, ठीक है। और उसके आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर के 100 क्वेश्चन आते हैं और वो भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर 200 नंबर उसके होते हैं, ठीक है। उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। उसमें अगर आपके 70 के आसपास हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें आप 40 के आसपास करते हैं, तो आपका जो है नेट के साथ साथ जेआरएफ भी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेट के साथ साथ जेआरएफ, ठीक है, नेट के साथ साथ जेआरएफ भी आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये मान लो कि 300 नंबर के आसपास आपका 300 नंबर का आपका पेपर होता है। और 300 में से अगर आप 70% के आसपास, ठीक है, यानी कि 200 प्लस, ठीक है, 200 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आपका आराम से इसमें जेआरएफ हो जाता है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 1 को, ठीक है। तो पेपर 1 की यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं भाई, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस पर प्रत्येक दिन इस पर फर्स्ट पेपर की आपको ये क्लासें उपलब्ध होती रहेगी, ठीक है। तो देखिए जी, आज क्या पढ़ना है हमको, आज यूनिट 1 पढ़ना है। यूनिट 1 में हमको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में आपके जो पॉइंट दिए गए हैं उनको एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षण अभिवृद्धि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले हमको ये देखना है कि शिक्षा का अर्थ होता क्या है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, सॉरी, शिक्षण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। इसके अलावा विशेषताएं क्या होती है शिक्षण की, शिक्षण की विशेषताएं क्या होगी और उसके साथ साथ शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा जो है हमारा जो फोकस रहेगा वो इसका जो पहला पॉइंट है, ठीक है, यूनिट 1 का जो पहला आपका पहली इकाई दी गई है, ठीक है। यूनिट 1 में जो पहला पॉइंट दिया गया है, ठीक है, इस क्लास में, आज की क्लास में इसी को कंप्लीट तरीके से विस्तार से, ठीक है, विस्तार से बहुत जो है व्याख्या के साथ साथ, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ साथ इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें रहेगा पॉइंट आपका शिक्षण की स्तर एवं शिक्षण के प्रकार, ये दूसरी क्लास में कराऊंगा आपको। इसके बाद तीसरा रहेगा शिक्षण एड्स और शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, यानी कि पढ़ाने में कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग इसमें किया जाता है वे सब इसमें आएंगी। शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण विधियां इसमें आ जाएंगी। इसके बाद अगला जो रहेगा पॉइंट आपका शिक्षण में शिक्षकों की भूमिका, यानी कि पढ़ाने में टीचर की क्या भूमिका होती है, ठीक है, उसका क्या क्या योगदान होता है उसके बारे में इसमें बात करेंगे। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसमें रहेगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और कक्षा प्रबंधन तथा शिक्षण का मूल्यांकन, ठीक है, यानी कि आपका जो कक्षा में जो टीचर है वो किस तरह से प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट कैसे करता है, बच्चों को कैसे जो है आपका अनुशासन में रखता है। इसके बाद जो है शिक्षण का मूल्यांकन, यानी कि जब बच्चों का पेपर होता है, ठीक है, तो उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रणाली आपकी कौन कौन सी है, पारंपरिक यानी कि प्राचीन काल की जो परंपरा है
या प्रणाली है। इसके अलावा आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली जो अब फिलहाल चल रही है पद्धतियां, उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा फीडबैक, ठीक है, जिनके बच्चों का फीडबैक कैसा रहता है या उनका जो है आपका रिजल्ट कैसा रहता है, उसके बारे में इसमें बात की जाती है। सिस्टम आएगा इसमें फीडबैक सिस्टम। इसके अलावा शिक्षण का प्रभावी संप्रेषण, ठीक है, शिक्षण का प्रभावी संप्रेषण यानी कि टीचर का जो है प्रभावी रूप से कैसे कम्युनिकेशन करता है बच्चों के साथ, कैसे मिलजुल के, या बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से वो समझाता है या पढ़ाता है, वो सारा इसमें रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका इसमें अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो ये पहली जो यूनिट रहेगी आपकी इकाई 1 जो रहेगी, इसको मैं आपका 10 क्लास में इसका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसमें एक एक पॉइंट पढ़नी है डेली, ठीक है। आज की जो बात करेंगे हम, आज बात करेंगे शिक्षण का अर्थ और विशेषताएं तथा उद्देश्य, ठीक है। चलिए जी उसको देखते हैं, ठीक है। तो शिक्षण का क्या अर्थ होता है उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। देखिए जी क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए जी बात करते हैं इसकी शिक्षण की, कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसके बाद विशेषताएं और उद्देश्य भी देखेंगे। तो शिक्षण किसे कहा जाता है, ठीक है। शिक्षण का अर्थ होता है क्या, ठीक है, टीचिंग किसको कहा जाता है, ठीक है। टीचिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसमें शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से टीचर जो है, जिसके माध्यम से एक टीचर अपने ज्ञान, अनुभव, अपने ज्ञान अनुभव व कौशल को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिससे उनके बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक विकास होता है, ठीक है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई टीचर अपने बच्चों को अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल के माध्यम से उनको समझाने का या उनको टीच करने का प्रयास करता है। इसके अलावा इससे बच्चों को क्या फायदा होता था, उनके बौद्धिक विकास का, सामाजिक विकास और नैतिक विकास में सहायता मिलती है। यह केवल सूचना प्रदान करने तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि टीचर जो है, जो आपका जो शिक्षण जो होता है, ठीक है, या टीचिंग जो होता है, वो केवल सूचना प्रदान करता है, सूचना प्रदान नहीं करता, बल्कि इसमें छात्रों को आत्मनिर्भर और तार्किक रूप से सोचने योग्य बनाने की भी क्षमता जो है शामिल की जाती है। तो शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों दोनों की सक्रिय भागीदारी होती है, ठीक है जी। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक द्विपक्षीय, ठीक है, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि इसमें टीचर और बच्चे, ठीक है, टीचर और बच्चे यानी कि छात्र और शिक्षक, ठीक है, दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है, ठीक है। अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो भी इसका कोई फायदा नहीं। और मान लो कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टीचर नहीं पढ़ा रहा, तो तब भी इसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो शिक्षण जो है द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों को शामिल किया जाता है और दोनों का होना जरूरी है। यह अधिगम को सुगम बनाने की एक कला और विज्ञान, ठीक है। यह भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षण और क्या है, ठीक है। शिक्षण एक तो देखिए, ठीक है, शिक्षण जो है द्विपक्षीय प्रक्रिया है, इसके अलावा, ठीक है, अधिगम को सुगम बनाने की कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। अधिगम को कला एवं विज्ञान बनाने की कला है, विज्ञान बनाने अधिगम जो होता है, ठीक है, अधिगम मतलब जो ना लर्निंग, ठीक है, सीखना जो है, ठीक है, सीखने को सुगम बनाने की एक कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। एक कला और विज्ञान दोनों है क्या, शिक्षण, ठीक है। शिक्षण जो है किसी भी चीज को सीखने की कला और विज्ञान दोनों इसको माना गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव तथा कौशल को छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है या छात्रों तक पहुंचाता है, जिसके कारण बच्चों में बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा कह सकते हैं शिक्षण जो है, ठीक,
शिक्षण जो है द्विपक्षीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें छात्र और बच्चों का होना जरूरी है, ठीक है, बच्चों का और टीचरों का, ठीक है, दोनों का होना इसमें अति आवश्यक है, यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों का होना आवश्यक है, दोनों की भागीदारी आवश्यक है। इसके अलावा अधिगम को सुगम बनाने की कला और विज्ञान दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि यहां तक भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कल फिर से जो है इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है जी। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक या टीचर, ठीक है, बच्चों को अपने ज्ञान, अनुभव और कौशल को पहुंचाने का प्रयास करता है, जिस कारण बच्चों का बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। तो उसको ही आपका शिक्षण कहा जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा आपका, शिक्षण की विशेषता क्या क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण की क्या क्या विशेषता होती है उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षण की विशेषता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की जो विशेषता बताई गई है, ठीक है, जो है आमतौर पर यह कहा जाता है कि शिक्षण की आपकी 9 प्रकार की, ठीक है, 9 प्रकार की विशेषताएं हैं। उन 9 प्रकार की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। शिक्षण की 9 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो उन 9 की 9 प्रकार की विशेषताएं कौन कौन सी होगी उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले है गत्यात्मक प्रक्रिया, ठीक है, सबसे पहले गत्यात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। गत्यात्मक प्रक्रिया ये क्या है? ये शिक्षण एक सतत जो है गत्यात्मक प्रक्रिया क्या है? शिक्षण एक सतत प्रक्रिया, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो परिस्थितियों और शिक्षण विधियों तथा तकनीकों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। गत्यात्मक प्रक्रिया का मतलब है डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि शिक्षण जो है एक सतत प्रक्रिया है या लगातार चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो परिस्थितियों, शिक्षण विधियों और तकनीकों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ठीक है जी। तो ये रहेगी आपकी गत्यात्मक प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं आप शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें परिस्थितियों, ठीक है, जो आपका जो है सतत प्रक्रिया, इसमें कह सकते हैं जो परिस्थितियों कोमा शिक्षण विधियों और तकनीकों, शिक्षण विधियों तथा तकनीकी, शिक्षण विधियों तथा तकनीकी के अनुसार लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो उसको गत्यात्मक प्रक्रिया कहा जाएगा। कुल मिलाकर शिक्षण की जो एक जो है विशेषता है वो है आपकी गत्यात्मक प्रक्रिया, यानी कि सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, शिक्षण विधियों तथा तकनीकों के अनुसार जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद दूसरी विशेषता देखते हैं। शिक्षण की दूसरी विशेषता क्या होगी? दूसरी विशेषता है द्विपक्षीय प्रक्रिया। शिक्षण की दूसरी विशेषता कह सकते हैं द्विपक्षीय प्रक्रिया, यानी कि शिक्षण जो है एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें छात्र और अध्यापक दोनों की सहभागिता होनी आवश्यक है, ठीक है जी। छात्र व शिक्षक तथा छात्र, शिक्षक तथा छात्र दोनों की भागीदारी होना अनिवार्य है, ठीक है जी। तो शिक्षण जो है एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ये भी इसकी एक दूसरी विशेषता है, क्योंकि इसमें जो है छात्र और अध्यापक दोनों का सहयोग होना अति आवश्यक है। शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और छात्र की बात करें तो छात्र जो है आपका ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो शिक्षक की अगर बात करें तो शिक्षक जो है ज्ञान प्रदान करेगा, यानी कि ज्ञान देगा। छात्र की अगर बात करें तो ये ज्ञान ग्रहण करेगा, ये ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है जी। तो द्विपक्षीय प्रक्रिया में क्या होता है? शिक्षक तो ज्ञान देता है, ठीक है, बच्चों को नॉलेज देता है और छात्र उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है जी। नंबर 3 पे है उद्देश्य परक, ठीक है। उद्देश्य परक की अगर मैं बात करूं, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है छात्रों को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों से संपन्न बनाना होता है, ठीक है जी। शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो शिक्षण का जो उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है कि छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाए, उनमें कौशल का विकास किया जाए, इसके अलावा उनके नैतिक मूल्यों को भी बढ़ाया जाए, उनके नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जाए, ठीक है जी। चलिए इसके बाद
मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। अगला जो उद्देश्य होगा शिक्षण का वो होगा मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। इसमें क्या होता है, शिक्षण में छात्रों की रुचि, आयु, क्षमता और अधिगम शैली को ध्यान में रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब है कि इसमें आपका क्या है, शिक्षण में ठीक है, छात्रों की आयु, रुचि, इसके अलावा क्षमता क्या रहेगी, ठीक है। तो छात्रों की रुचि देखी जाएगी, इसमें छात्रों की रुचि, क्षमता, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, कि सीखने की कितनी क्षमता है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर देख सकते हैं इसमें तो आयु भी आ जाएगी, ठीक है। तो आयु भी देखी जाएगी उसमें छात्र की, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक आधार की जो विशेषता है, शिक्षण की जो मनोवैज्ञानिक आधार विशेषता है, इसमें शिक्षण में छात्रों की रुचि, क्षमता, अधिगम, ठीक है, इसके अलावा जो है अधिगम की शैली और आयु को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। उसी सबको ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला रहेगा आपका कला और विज्ञान का मिश्रण, ठीक है। शिक्षण जो होता है, ठीक है जी, यह एक प्रकार की कला भी है, क्योंकि इसमें शिक्षक अपनी रचनात्मक और शिक्षण कौशल को उपयोग करता है, ठीक है जी। शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक प्रकार की कला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है अध्यापक बच्चों को समझाने का प्रयास करता है, अपने अलग अलग तरीकों से, अपने अलग अलग एग्जाम्पल से बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षण एक कला है। दूसरा, शिक्षण को विज्ञान भी माना गया है। शिक्षण को विज्ञान कैसे कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और वैज्ञानिक पद्धतियों का जो है इसमें उपयोग किया जाता है। शिक्षण में यानी कि पढ़ाने में मनोवैज्ञानिक और विज्ञान का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो अभी आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को यूनिट 1 पढ़ा रहा हूं और यूनिट 1 में आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिजिटल बोर्ड क्या है, ठीक है, ये विज्ञान के माध्यम से आया, ठीक है। इंटरनेट कहां से आया, विज्ञान के माध्यम से आया। तो कुल मिलाकर आपका शिक्षण जो है विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण माना गया है, ठीक है जी। इसके अलावा बात करेंगे संप्रेषण पर आधारित यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड, ठीक है। तो आपका शिक्षण का एक उद्देश्य होता है आपका संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संचार, ठीक है, पर आधारित है, ठीक है। तो शिक्षण एक प्रभावी संप्रेषण है, ठीक है। शिक्षण प्रभावी संप्रेषण पर निर्भर करता है कि कोई टीचर जो है आपको किस तरह से पढ़ा रहा है, जिसमें भाषा, हाव भाव, इशारे और तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है कि शिक्षण एक संप्रेषण पर आधारित भी है। इसकी एक ये विशेषता रहेगी शिक्षण की कि शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाने में किस किस प्रकार के हाव भाव, इशारे, तकनीकी आदि का उपयोग करता है, या बच्चों को किस प्रकार से कितने सरल जो है माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। तो उसको कहा जाएगा शिक्षण का संप्रेषण पर आधारित उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद अगले उद्देश्य की अगर बात करें, अगला जो उद्देश्य है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता क्या होता है भाई, ठीक है, शिक्षण को समय, स्थान, छात्रों की क्षमता और आधुनिक तकनीक के अनुसार बदला जा सकता है। तो उसको कहा जाएगा अनुकूलनशीलता। यानी कि कुल मिलाकर, ठीक है, एक अध्यापक जो है बच्चों के अनुसार, बच्चों के और समय के अनुसार, ठीक है, अपने शिक्षण में बदलाव कर सकता है, ठीक है। अपने शिक्षण में जब कोई टीचर या अध्यापक, ठीक है, बच्चों के अनुसार या बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बदलाव करता है तो उसको अनुकूलनशीलता कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर शिक्षण की एक विशेषता रहेगी आपकी अनुकूलनशीलता, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं प्रेरणात्मक प्रक्रिया। प्रेरणात्मक प्रक्रिया क्या होती है, मोटिवेशनल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि एक अध्यापक जो होता है, ठीक है, शिक्षण के माध्यम से, एक अध्यापक जो है शिक्षण के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक अध्यापक बच्चों को जो है अलग अलग एग्जाम्पल देकर शिक्षण के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, ताकि ये लोग पढ़ सकें और एग्जाम में अच्छा कर सकें और अपने जो है एक जो है भविष्य, उज्जवल भविष्य की ओर जा सके। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रेरणात्मक प्रक्रिया भी शिक्षण की एक प्रकार की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा एक और विशेषता की बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया। शिक्षण में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन जो है करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। जब भाई मान लो एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के बाद वो उसका जो है टेस्ट लेता है या एग्जाम कराता है, ठीक, तो उसको कहा जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक। तो शिक्षण के अंतर्गत ही एक विशेषता आती है मूल्यांकन की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि उन बच्चों का टेस्ट लेना या उन बच्चों का जो है एग्जाम कराना, ठीक है, जिसमें शिक्षण की प्रभावशीलता जानी जाती है कि भाई एक जो है किसी टीचर ने बच्चों को कितना पढ़ाया है या बच्चे उस जो है टीचर से कितना सीख पाए हैं। तो उसको कहा जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया।
जब कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट लेता है या जो है वर्ष के अंत में, ठीक है, या साल के एंड में जाकर बच्चों का एग्जाम कराते हैं, तो एग्जाम में उन बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। वो बच्चों का मूल्यांकन नहीं होता, उसमें आपका जो है आपके शिक्षण का मूल्यांकन भी होता है। यानी कुल मिलाकर टीचर को भी देखा जाता है कि टीचर ने कितना अच्छा इन बच्चों को पढ़ाया है, कितना इनकी समझ में आया है, तो कुल मिलाकर उसको कहा जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर ये आपकी शिक्षण की कुछ विशेषताएं थी, ठीक है, 9 आपकी शिक्षण की विशेषताएं थी। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट रहेगा आपका शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए गए हैं। वे कौन कौन से होंगे उनके बारे में देखते हैं। एक है आपका संज्ञानात्मक, एक जो उद्देश्य रहेगा उनमें से ही एक रहेगा आपका संज्ञानात्मक, एक उद्देश्य रहेगा आपका संज्ञानात्मक, दूसरा रहेगा भावात्मक और तीसरा रहेगा आपका मनोदेहिक उद्देश्य, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में टीचर क्या करता है, बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में अध्यापक क्या करता है, बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान देता है, ये ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है जी। इसमें क्या करता है अध्यापक, बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा क्या काम करता है, दूसरा काम करता है समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। इनके बच्चों की जो समस्या होती है उनका समाधान करने का प्रयास करता है और उन बच्चों में भी क्षमता पैदा करता है ताकि वे भी जो है अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके। तो कह सकते हैं समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ठीक है। समस्या समाधान कौशल का विकास करता है क्या, शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा होता है समस्या समाधान कौशल का विकास किया जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आ रही है तो उसके अंदर जो है उस बच्चे में इतनी क्षमता पैदा की जाती है ताकि वो उस समस्या का समाधान खुद ही निकाल सके या खुद कर सके। और अगर नहीं हो रहा है तो अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि अध्यापक उसकी समस्या का समाधान करे। इसके अलावा और क्या हो सकता है जिसमें, इसके अलावा और इसमें हो सकता है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच, इनके लॉजिकल और एनालॉजिकल थिंकिंग इसमें बढ़ा सकते हैं। इनके बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, इसमें कह सकते हैं छात्र में सोचने यानी कि तर्क, ठीक है, सोचने समझने व्यापर्सन करने की क्षमता पैदा की जाती है, करने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। तो आपका जो है शिक्षण के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। शिक्षण के उद्देश्य 3 प्रकार के होंगे। नंबर 1 बताया मैंने आपको संज्ञानात्मक उद्देश्य। लाइट चली गई भाई, ठीक है, एक मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। 1 मिनट आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक बोर्ड स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। लाइट चली गई बीच में, ठीक है, या कट मार दिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि संज्ञानात्मक उद्देश्य जो रहेगा, ठीक है, संज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने आपको बताया कि ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। अध्यापक का काम क्या होता है, ठीक है, या शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है, बच्चों को ज्ञान प्रदान करना। दूसरा समस्या समाधान कौशल विकसित करना, इनके बच्चों के अंदर इतनी क्षमता उत्पन्न करना ताकि वे अपनी समस्या का समाधान कर सके। और दूसरा बताया मैंने आपको तार्किक विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना, इनके बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है, बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और कह सकते हैं इसमें रचनात्मक। चलिए भाई, ठीक है, तो ये बीच में जो है लाइट चली गई थी, ठीक है, जिस वजह से आप लोगों को दिक्कत हुई इसमें, ठीक है। तो शिक्षण के उद्देश्य पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो शिक्षण के उद्देश्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, ठीक है। नंबर 1 पर है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है, ठीक है, शिक्षण जो है बच्चों के ज्ञान का विकास करता है, बच्चों का ज्ञान बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा समस्या समाधान और कौशल का भी इसमें विकास होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, समस्या समाधान का कौशल विकास होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा 1 मिनट, इसके अलावा, ठीक है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, इनके बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। दूसरा क्या है, बच्चों में समस्या समाधान का कौशल जो है, समस्या को समाधान करने का जो है गुण जो है या कौशल विकसित होता है। इसके अलावा तार्किक और विश्लेषणात्मक जो है या सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है, सोचने व समझने की क्षमता, ठीक है, सोचने व समझने
सोचने व समझने की क्षमता का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है। किसमें आएगा ये? संज्ञानात्मक उद्देश्य में। इसके अलावा अगर बात करें रचनात्मकता को प्रोत्साहित मिलता है, यानी कि क्रिएटिविटी का भी इसमें विकास होता है। रचनात्मकता का विकास। रचनात्मकता क्या होती है? यानी कि बच्चा जो है नए नए प्रकार के रिसर्च करता है, शोध करता है, ठीक है, तो उसका भी विकास बच्चे में होता है, तो उसको कहा जाएगा आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है। इसको दोबारा से फिर से बता देता हूं। संज्ञानात्मक उद्देश्य में आपका क्या क्या आएगा? बच्चे का ज्ञान का विकास होगा, समस्या समाधान को जो है समस्या समाधान का कौशल विकसित होगा उसमें। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और दूसरा जो है रचनात्मकता का विकास होगा, यानी कि नए नए जो है प्रयोग बच्चा करने लगेगा। नंबर 2 की अगर बात करूं, दूसरा जो उद्देश्य रहेगा, दूसरा उद्देश्य रहता है आपका भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य जो रहेगा, इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। इसमें बच्चों के नैतिक ठीक है, बच्चों के नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास इसमें होता है। नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, मूल्यों का विकास होगा। यानी कि शिक्षण से क्या होता है? शिक्षण से क्या होगा? बच्चा जब आपका शिक्षण प्राप्त करेगा, ठीक है, या टीचिंग प्राप्त करेगा बच्चा, तो उसका क्या होगा? उसके नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होगा, यानी कि उसके अंदर गुण आएंगे, ठीक है। छोटे बड़ों का सम्मान करना, समाज में किस तरह से रहना है, समाज में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, तो उन सब का जो है इसमें विकास होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है जी? आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है बच्चे में इसमें, ठीक है। आत्मविश्वास तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। दृष्टिकोण का भी विकास होगा। बच्चे का सकारात्मक तथा, ठीक है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा इसमें। इसके अलावा बात कर सकते हैं सहनशीलता, करुणा और अनेक गुणों का विकास बच्चे के अंदर होता है, तो उसको कह सकते हैं भावात्मक उद्देश्य, यानी कि बच्चे की भावनाओं में विकास होता है। भावात्मक उद्देश्य का मतलब है कि बच्चे की भावनाओं में विकास होता है, जैसे नैतिक और सामाजिक मूल्यों में विकास, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण में विकास, इसके अलावा सहनशीलता, करुणा, नेतृत्व गुणों में भी उसका विकास होता है। इसके बाद बात कर रहे हैं जो है मनोदेहिक उद्देश्य, ठीक है। तो मनोदेहिक उद्देश्य नंबर 3 जो उद्देश्य होगा शिक्षण का, वो होगा मनोदेहिक उद्देश्य। इसमें क्या होता है? व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। इसमें बच्चे के व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। व्यवहारिक कौशल का विकास होगा, व्यवहारिक कौशल का विकास होगा मनोदेहिक उद्देश्य में। इसके अलावा अगर बात करें तो उसकी जो है आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक विकास भी इसमें बच्चे का होता है, ठीक है। तो शारीरिक व मानसिक विकास भी बच्चे का देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। शारीरिक व मानसिक विकास भी बच्चे का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज की जो हमने बात की, ठीक, उसको मैं एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है उसके बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है शिक्षण का अर्थ, ठीक। तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक जो है बच्चों को ज्ञान, अनुभव और कौशल प्रदान करता है, उसको आपका क्या कहा गया है? उसको शिक्षण कहा गया है। इसके अलावा जो है दूसरा क्या कह सकते हैं? बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास, ठीक है। इसमें क्या होता है? बच्चों का बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास होगा। इसके अलावा इसको अधिगम को, ठीक है, अधिगम को कला और विज्ञान दोनों कहा गया है, ठीक है। कला और विज्ञान दोनों कहा गया है। इसके बाद आपका जो अगला हमने पढ़ा है शिक्षण की विशेषताएं। तो शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है? मैंने 9 प्रकार की विशेषताएं आपकी बताई है, ठीक है। शिक्षण की 9 प्रकार की विशेषता बताई है। नंबर 1 बताइए आपको गत्यात्मक प्रक्रिया। गत्यात्मक प्रक्रिया जो है एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो परिस्थितियों, शिक्षण विधियों और तकनीकी के माध्यम से इसमें बदलाव होता रहता है।
इसके बाद दूसरा जो पढ़ा हमने आपका द्विपक्षीय प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है ना आपके दो लोग होंगे, अध्यापक और आपका टीचर, ठीक है, दोनों का होना इसमें अति आवश्यक है, ठीक है जी। तो इसलिए आपका शिक्षण को द्विपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। इसके बाद तीसरे की अगर बात करें तो उद्देश्य परक, ठीक है, उद्देश्य परक है, ठीक। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है बच्चों का विकास करना, ठीक है, और उनके जो है सामाजिक और नैतिक मूल्यों में लगातार वृद्धि करना। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है, शिक्षण में छात्रों की रुचि, क्षमता, अधिगम और आयु आदि को ध्यान में रखा जाता है ताकि जो है उनका कक्षा में मन लगे, ठीक है। इसके बाद कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, तो आपका जो है शिक्षण जो है वो कला भी है और विज्ञान यानी कि दोनों, ठीक है, विज्ञान भी है, क्योंकि शिक्षण में जो है आपका आज के समय, ठीक है, शिक्षण में अनेक प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है जो विज्ञान के माध्यम से ही आई है। जैसे कि आप अभी जो है हाल फिलहाल में ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो ये भी एक विज्ञान है, ठीक है, एक तरह से विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक विज्ञान की देन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण माना जाता है शिक्षण को, ठीक है। इसके अलावा संप्रेषण पर आधारित यानी कि शिक्षण जो है वो कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संचार पर, ठीक है, एक दूसरे पर, जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है शिक्षण जो है संप्रेषण पर भी आधारित यानी कि कम्युनिकेशन पर भी आधारित है। इसके बाद अगला जो पॉइंट देखा था हमने अनुकूलनशीलता, ठीक है, तो शिक्षण से अनुकूलनशीलता प्राप्त होती है, बच्चों के अंदर धैर्य प्राप्त होता है, ठीक है, टीचर जो है उनका विकास करने का प्रयास करता है। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ा था मैंने आपको प्रेरणा जो है प्रेरणात्मक प्रक्रिया, यानी कि कुल मिलाकर जो है टीचर जो है बच्चों के अंदर, ठीक है, बच्चों के अंदर एक प्रकार का, ठीक है, बच्चों के अंदर एक प्रकार का जो है मोटिवेशनल पैदा करता है, ठीक है, ताकि जो है बच्चे जो है अधिक अच्छी तरह से पढ़ सके, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अध्यापक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, ठीक है, उस विषय को, उस विषय में रुचि लेकर उसको आसानी से और सही ढंग से, ठीक है, सही ढंग से उसको रुचि लेकर उसमें पढ़े, ठीक है। इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया, ठीक है, अंत में क्या होता है, ठीक है, जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो अंत में उनका टेस्ट लेता है या उनके एग्जाम कराता है, ठीक, और एग्जाम से क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन होता है। छात्रों का तो मूल्यांकन होगा ही, छात्रों के साथ साथ में इसमें शिक्षक यानी टीचर का भी मूल्यांकन होता है, ठीक है। अगर बच्चा अच्छा रिजल्ट लेकर आता है तो माना जाता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, यानी कि टीचर ने उसके साथ अच्छी मेहनत की है और उसको अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे के अंक कम आते हैं तो उसमें टीचर की भी गलती मानी जाती है, ये माना जाता है कि टीचर ने जो है उसको अच्छी तरह से नहीं समझाया या पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद अगला हमने देखा है शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के 3 प्रकार के उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला है आपका संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में आपका क्या है कि जो है शिक्षण से क्या होता है कि बच्चों में ज्ञान का विकास होता है, इनकी ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा आपका समस्या समाधान का कौशल विकास होता है, ठीक है, बच्चों के अंदर समस्या का समाधान करने का कौशल विकसित होता है। इसके अलावा सोचने और समझने की क्षमता उत्पन्न होती है, ठीक है, उनका विकास होता है। इसके अलावा रचनात्मकता का भी विकास बच्चों के अंदर होता है। इनके बच्चे जो है अलग अलग प्रकार से किसी भी एक काम को या किसी भी प्रश्न को हल करने का जो है प्रयास करते हैं। इसके बाद भावनात्मक उद्देश्य, दूसरा जो उद्देश्य होता है वो होगा आपका भावनात्मक उद्देश्य। इसमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। बच्चों के अंदर जो है नैतिक गुण आते हैं, उनका व्यवहार करने का, ठीक है, किस प्रकार से जो है ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। इसके अलावा सामाजिक मूल्य यानी समाज में रहने का जो है उनके अंदर ढंग उत्पन्न होता है। इसके अलावा बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास शिक्षण से या पढ़ाई से होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो रहेगा आपका वो था आपका मनोदैहिक उद्देश्य। मनोदैहिक उद्देश्य का मतलब है कि शिक्षण से बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, उसके शरीर का विकास भी होता है, ठीक है, उसमें आपका व्यवहारिक कौशल का विकास होता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता का विकास होता है और शारीरिक व मानसिक विकास भी बच्चे का होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 का जो पहली क्लास थी आपकी आज की, ये मैंने आप लोगों को जो है कंप्लीट तरीके से कराई है। यदि इसमें से आपका कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको जो है उसका समाधान करा दूंगा, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको, ठीक है, पेपर 1 की कंप्लीट आपकी 10 की 10 यूनिट जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, वे सारी की सारी कराई जाएंगी। इसके अलावा सेकंड पेपर जो यूजीसी नेट का है, ठीक है, उसमें आपको मैं इतिहास का आपका पॉइंट कराने जो है इतिहास वाला टॉपिक उसमें कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए जी आज की क्लास को करते हैं समाप्त। नमस्कार।